वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मालाइन। अपनी आज की इस वीडियो में हम सीओपीडी के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीओपीडी को कैसे हम क्लिनिकली, फार्माकोलॉजिकली एंड नॉन फार्माकोलॉजिकली ट्रीट करते हैं। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको सीओपीडी के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अपनी लास्ट की वीडियो में हमने सीओपीडी के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें हमने सीओपीडी की डेफिनेशन, सीओपीडी के साइन एंड सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर, पैथोजेनेसिस एंड डायग्नोसिस को डिस्कस किया है। तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सीओपीडी का ट्रीटमेंट जानने से पहले आपको सीओपीडी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम ये देख लेते हैं कि आखिर सीओपीडी होता क्या है। तो सीओपीडी एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। क्रोनिक मतलब लंबे समय तक, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब रुकावट, पल्मोनरी का मतलब हुआ आपके लंग्स का पार्ट एंड डिजीज़ का मतलब बीमारी। तो ऐसी बीमारी जो आपके लंग्स में लंबे समय तक होती है उसको हम बोलते हैं सीओपीडी। तो सीओपीडी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका जो ये लंग्स होता है, आगे में क्या होता है कि जो आपका जो ये लंग्स होता है उस लंग्स में इस लंग्स में आगे चल के ब्रांचेस निकलती हैं जिसे हम ब्रोंकाई बोलते हैं। इन ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। और ये आगे चल के छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्वुलाई बोलते हैं। और इस एल्वुलाई में ही आगे चल के जो एल्वुलाई होती है वो ग्रैप्स शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें अंदर हमारे एल्वुलर सैक पाया जाता है। एल्वुलर सैक एल्वुलाई में पाया जाता है, तो उसका कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। तो सीओपीडी की कंडीशन में होता क्या है कि जो ये आपका एल्वुलाई का पार्ट है और जो ये आपका ब्रोंकाई का पार्ट है, एल्वुलाई का पार्ट एंड ब्रोंकाई के पार्ट में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन यानी कि इन्फ्लामेशन होने की वजह से इस एरिया में म्यूकस का प्रोडक्शन होगा, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगा। और स्वेलिंग होने और म्यूकस का प्रोडक्शन होने की वजह से आपके इस एरिया का जो एरिया है वो छोटा हो जाएगा, वो नैरो हो जाएगा। नैरो हो जाने का इन द सेंस क्या है कि जो आपका मान लीजिए ये आपके एल्वुलाई का पार्ट है और इसमें हो गया इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन हो, एल्वुलाई का पार्ट है और इसमें हो गया इन्फेक्शन होने की वजह से यहाँ पे म्यूकस प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सारे ही सिम्टम्स जो इन्फ्लामेशन के होते हैं वो जनरेट होंगे। तो इसकी वजह से आपका जो ये एरिया है वो अब क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। पहले इसकी कंडीशन कैसी थी, ऐसी थी, बट आफ्टर द इन्फ्लामेशन, ये इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या है, ये एरिया इतना ही बचा। तो पहले के केस में, आपके केस में क्या है, एरिया आपका छोटा हो गया, जिसकी वजह से आपको सारे सीओपीडी के सिम्टम्स जनरेट होते हैं, जैसे कि चेस्ट में टाइटनेस, विजिंग होना, कफिंग होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का होना। ठीक है, तो इस कंडीशन इसे ट्रीट करने के लिए अब हम क्या ट्रीटमेंट देंगे वही आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी ड्रग को इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो जो पहली कैटेगरी हमारी ड्रग की है वो है ब्रोंकोडायलेटर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ब्रोंकोडायलेटर्स मतलब ऐसी ड्रग जो क्या कर रही हैं, डायलेट कर रही हैं किसको, ब्रोंकाई को। तो ब्रोंकाई क्या है, ब्रोंकाई आपके लंग्स का ही पार्ट है। जैसे मैंने आपको बताया, जो ब्रांचेस निकलती हैं, जो आपके लंग्स में ब्रांचेस निकलती हैं उसी को ही हम ब्रोंकाई बोलते हैं। तो क्या है, आपकी जो ब्रोंकाई है, अगर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, आपकी जो ये ब्रोंकाई थी, जो मैंने आपको बताया कि जो इसमें ब्रांचेस निकलती, इसी को ही हम ब्रोंकाई बोलते हैं, जो लंग्स में ब्रांचेस निकलती। तो अब क्या है, हम ये कह रहे हैं ब्रोंकोडायलेटर, यानी इस जो ब्रोंकाई है इसको हमें क्या करना है, डायलेट करना है। तो आप ये समझिए, ये आपका ब्रोंकाई का स्ट्रक्चर है, ये आपके ब्रोंकाई का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपके ब्रोंकाई का स्ट्रक्चर है नॉर्मल पेशेंट का, ये आपके नॉर्मल पेशेंट का ब्रोंकाई का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखिए, ये एरिया ओवरऑल क्या है, बड़ा है। और इस एरिया से क्या है, एयर अपने आप पास हो जाएगी क्योंकि एरिया बड़ा है, उसको पूरा एरिया मिल रहा है एयर को पास करने के लिए। बट इन केस ऑफ क्या, सीओपीडी, यहाँ पे इन्फ्लामेशन होने की वजह से ये वॉल थिक हो गई क्योंकि इसमें स्वेलिंग है, यहाँ पे म्यूकस का प्रोडक्शन हो गया। अब क्या होगा, ये एरिया जो इतना था अब वो एरिया इतना बचा।
तो अब हम यूज़ क्या कर रहे हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये ब्रोंकोडायलेटर्स क्या करेंगे, जो ये नैरो एरिया हो गया था, जो आपका ये नैरो एरिया हो गया था इन्फेक्शन की वजह से, उसको क्या करेंगे, ये डायलेट करेंगे। मतलब आपका जब ये एरिया था अब जो छोटा हो गया था, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एरिया इतना छोटा सा है ना, लेकिन अब इसकी वजह से क्या होगा, ये एरिया बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने ब्रोंकोडायलेटर्स यूज़ किया है। और उस ब्रोंकोडायलेटर्स का काम क्या है, आपकी इस ब्रोंकाई का एरिया बढ़ाना। तो ये एरिया जो अभी इतना था, अब ये एरिया कितना बन गया है, वो एरिया इतना हो गया है। तो क्या है, पहले से अब में क्या है, एरिया में फ़र्क आ गया है। जब ये एरिया बड़ा हो जाएगा तो अब क्या होगा, अब आपका प्रॉपर एयर का फ्लो होगा और आपके जो COPD के सिम्टम्स आ रहे थे वो अब नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ब्रोंकोडायलेटर्स काम करते हैं। यानी ये ब्रोंकोडायलेटर्स क्या करते हैं, ये ब्रोंकोडायलेटर्स आपके ब्रोंकाई को डायलेट करते हैं, उसके एरिया को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो दो तरीके के ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं। पहला होता है हमारा शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स, जिसका एग्जाम्पल है हमारा इप्राटोपियम ब्रोमाइड, एंड लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स, जिसका एग्जाम्पल है हमारा थियोट्रोपियम ब्रोमाइड। ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल है, शॉर्ट एक्टिंग का एग्जाम्पल है इप्राटोपियम ब्रोमाइड, एंड लॉन्ग एक्टिंग का एग्जाम्पल है थियोट्रोपियम ब्रोमाइड। इसके अलावा शॉर्ट एक्टिंग के और भी एग्जाम्पल जैसे एल्ब्यूटिरॉल, एंड लॉन्ग एक्टिंग का एग्जाम्पल है साल्मिटिरॉल। अब देखिए, हमने यहाँ पे बात किया कि शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग, तो इस दोनों में फ़र्क क्या है। शॉर्ट एक्टिंग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इनका एक्शन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। मतलब आप ये समझिए कि शॉर्ट एक्टिंग जो ये ड्रग्स हैं, ये मान लीजिए 1 या 2 घंटे के लिए काम करेंगी। लॉन्ग एक्टिंग ऐसे ड्रग्स होंगे जो लंबे समय तक काम करेंगे। कितने समय तक काम करेंगे, ये अप्रॉक्सीमेटली 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा तक काम करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन हमने इनको शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग के उसमें डिवाइड किया है, और दोनों ही चीज़ों को ही हम यूज़ करते हैं COPD के ट्रीटमेंट में। एक चीज़ और है कि COPD का जो ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, इसमें COPD में जो ब्रोंकोडायलेटर्स है वो कर क्या रही हैं, वो इन्हेलर की पहली बात तो फॉर्म में आती है। इन्हेलर मतलब ऐसे जो आपने अगर अस्थमैटिक पेशेंट के पास देखा होगा तो उनके पास एक इन्हेलर पंप होता है, तो उस फॉर्म में आएंगे और उसको क्या करेंगे, ब्रोंकाई को ही डायलेट करेंगे। उसके अलावा क्या है, ये रिलैक्स कर देती हैं किसको, मसल के एयरवेज को। वही मैंने बताया, रिलैक्स करने का मतलब क्या है। अब ये क्या था, पहले ये क्या था, कंजस्टेड था। अब इसको जब रिलैक्स कर देंगे तो ये एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, तो इसी को क्या मतलब, ये रिलैक्स कर रही है। ठीक है, और देखिए जैसे कि आपने देखा होगा जो अस्थमैटिक पेशेंट जो इन्हेलर यूज़ करते हैं, क्या होता है, जब वो उनको तुरंत अटैक आता है वो तुरंत ही यूज़ करते हैं, तो मतलब उनको इंस्टेंट एक्शन चाहिए। तो उस केस में क्या होता है, हम इन ड्रग्स को यूज़ करते हैं जो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग हैं। शॉर्ट एक्टिंग ड्रग इंस्टेंट एक्शन देंगी लेकिन कम समय के लिए देंगी, और लॉन्ग एक्टिंग ड्रग थोड़े टाइम देर तक के लिए एक्शन देंगी लेकिन इनका रिजल्ट थोड़ा सा लेट आएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आती है सेकेंड कैटेगरी ऑफ ड्रग है हमारे स्टेरॉइड्स। जैसा कि आप जानते होंगे, स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, स्टेरॉइड्स ऐसे एजेंट होते हैं जो कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स जितने भी हैं वो सारे स्टेरॉइड्स ही हैं। तो इन केस में हम क्या यूज़ करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऐसी ड्रग है जिसको हम यूज़ करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या होती है, अब देखिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड या फिर स्टेरॉइड वो करता क्या है, वो रिड्यूस कर देता है इन्फ्लामेटरी सिम्टम्स को। तो इन्फ्लामेटरी सिम्टम्स को रिड्यूस करने से क्या होगा, तो आपको मैंने बताया था कि क्या होता है, आपकी बॉडी में एंटीजन आता है, anti-IgE से बाइंड होकर के वो क्या करता है, वो मास्ट सेल से अटैच होता है, मास्ट सेल से, और इस मास्ट सेल से अटैच होने के बाद इसका डीग्रैनुलेशन करता है। इसका डीग्रैनुलेशन करेगा तो क्या होगा, क्योंकि इस मास्ट सेल के अंदर क्या है, इस मास्ट सेल के अंदर छोटे छोटे ग्रैनुल्स पाए जा रहे हैं, किसके, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स के। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स के छोटे छोटे क्या पाए जा रहे हैं, ग्रैनुल्स पाए जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे ग्रैनुल्स हैं, और ये पूरी सेल क्या है, ये मास्ट सेल है, ये मास्ट सेल है, इसमें छोटे छोटे ये ग्रैनुल्स फिल है। अब क्या है, जब एंटीजन और एंटीबॉडी जब कंबाइंड होगी तो ये मास्ट सेल पे जब अटैच होगी, एंटीबॉडी ये आपकी हो गई और यहाँ पे एंटीजन आके बाइंड हुआ, तो जब ये अटैच होगा तो अब क्या होगा, अब इस केस में क्या होगा, इस सेल का, मास्ट सेल का क्या होगा, डीग्रैनुलेशन होगा। डीग्रैनुलेशन का मतलब क्या हुआ कि वो चीज़ें जो आपकी इस मास्ट सेल के अंदर हैं वो निकलेंगी बाहर, और क्या उस मास्ट सेल के अंदर है, क्या उस मास्ट सेल के अंदर है हिस्टामिन,
हिस्टामिन है एंड ल्यूकोट्राइन्स है, हिस्टामिन ल्यूकोट्राइन्स है। तो ये दोनों क्या है, मास्ट सेल के अंदर पाए जा रहे हैं। तो ये मास्ट सेल के अंदर जो हिस्टामिन और ल्यूकोट्राइन्स पाए जा रहे थे, इनका ये क्या है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स है। ये क्या है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। तो ये क्या है, हमारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, मतलब इनका काम क्या है, इनका काम है स्वेलिंग करना, रेडनेस करना, आपका म्यूकस का प्रोडक्शन करना, ये सारे ही इनके काम हैं। तो ये काम ये करेंगे। अब क्या है, जो आपकी ये ड्रग है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, वो क्या कर रही है, वो रिड्यूस कर रही है एयरवे में इन्फ्लामेशन को, यानी कि इन्फ्लामेशन होने की वजह से तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा था, यहाँ पे एरिया में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा, क्योंकि यहाँ पे म्यूकस भर गया था, यहाँ पे स्वेलिंग हो गई थी, उसकी वजह से आपका जो वॉल थी वो टाइट हो गई थी। तो क्या है, जो वॉल टाइट थी उसी की वजह से तो आपका हार्ट पंप नहीं, उसी की वजह से तो आपका लंग्स जो है प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही थी और सारे सिम्टम्स अराइज हो रहे थे। तो अब क्या है, क्योंकि क्या है, इन्फ्लामेशन को ये रिड्यूस कर रहा है, तो वो सारे ही चीज़ें जो कि आपकी थी, आपकी स्वेलिंग का होना, म्यूकस का प्रोडक्शन होना, और जो आपकी जो वॉल्स थी वो टाइट हो गई थी, तो वो सारी क्या होंगी, डिक्रीज़ हो जाएंगी। जब ये डिक्रीज़ हो जाएंगी तो आपको ऑटोमेटिकली आपको उस कंडीशन में रिलैक्स फील होगा, उस कंडीशन में रिलीफ मिलेगा। तो जो आपकी ये जो कंडीशन आ रही थी, कि जिसमें इसमें जो आपका एरिया जो भरा हुआ, जो आपकी इस जगह पे क्या था, आपका म्यूकस भरा था, या फिर जो भी इन्फ्लामेशन की वजह से ये एरिया पूरा टाइट हो गया था, उसमें क्या होगा, अब इन्फ्लामेशन जब नहीं होगा तो ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी, ये म्यूकस का प्रोडक्शन रुक जाएगा, ये स्वेलिंग कम होने लगेगी, तो आपको उस जो आपके सिम्टम्स आ रहे थे उसमें आपको रिलीफ महसूस होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपकी देखिए, पहली चीज़ कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड तो हम दे रहे हैं, लेकिन स्टेरॉइडल ड्रग को हम क्या होती हैं, वो सेफ़ नहीं होती है। सेफ़ क्यों नहीं होती, क्योंकि ये ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से हम इनको थोड़ा अवॉइड ही करते हैं, या फिर कम यूज़ करते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, इन्हेलेशनल स्टेरॉइड्स की बात करें, इनको हम 2 फॉर्म में दे सकते हैं, इन्हेलेशनल स्टेरॉइड के फॉर्म में, या फिर हम इनको ओरल स्टेरॉइड के फॉर्म में दे सकते हैं। तो जो इन्हेलेशनल स्टेरॉइड होते हैं, इनके साथ क्या है, इसको या तो हम अलोन देंगे, या तो इसको हम अलोन दे सकते हैं, या फिर हम इनको कंबाइन विथ किसके, ब्रोंकोडायलेटर्स के साथ देंगे। अब देखिए, आपको पता होगा कि अगर ए ड्रग अभी काम क्या है, इन्फ्लामेशन को ये रिड्यूस करते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ समझने वाली है कि जो आप इन्हेलेशनल स्टेरॉइड, या फिर जो आपकी इन्हेलेशनल स्टेरॉइड है, या फिर जो आपकी ओरल स्टेरॉइड है, इनमें क्या है, जो आपका जो तो आपका इन्हेलेशनल स्टेरॉइड होता है, ये जो आपका इन्हेलेशनल स्टेरॉइड है, इसके साथ क्या है, इसको या तो आप सिंगली यूज़ कर सकते हो, या फिर कॉम्बिनेशन विथ ब्रोंकोडायलेटर्स यूज़ कर सकते हो। अब देखिए, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा सिनर्जिस्टिक का, यानी A प्लस B, अगर हम A ड्रग को B ड्रग के साथ मिला रहे हैं, तो ये दोनों क्या करेंगी, ये दोनों एक दूसरे के एक्शन को बढ़ाएंगी, साथ में एक दूसरे के साइड इफ़ेक्ट को कम करेंगी। एक में बी को मिलाने से ए का साइड इफ़ेक्ट कम हो जाएगा, या फिर बी में ए को मिलाने के बी का साइड इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। तो इस केस में आपने देखा कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है वो क्या है, हाईली साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने वाले ड्रग्स हैं। तो इसके साथ जब हम ब्रोंकोडायलेटर्स को यूज़ करते हैं, तो आपके जो साइड इफ़ेक्ट जो आएंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बेसिकली जो आपके साइड इफ़ेक्ट आते हैं वो ओरल स्टेरॉइड्स के साथ ज़्यादा आते हैं। ठीक है, जैसे अब साइड इफ़ेक्ट में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आते हैं, जैसे कि क्या हो गया, सबसे पहले तो हम इन्हेलेशनल स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट को देख लेते हैं। इसका साइड इफेक्ट आता है हमारा ब्रुशिंग होना, हार्शनेस होना, और वॉइस हार्श वॉइस आएगी। ठीक है, हार्शनेस हो जाएगी। इसका एग्जांपल है फ्लूटिकासोन। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी ओरल स्टेरॉइड। ओरल स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका हमारा जो साइड इफेक्ट है वो है सीरियस साइड इफेक्ट ऊपर से क्रिएट करता है ये। ठीक है, इसका साइड इफेक्ट है हमारा वेट में गेन होना, डायबिटीज़ होना, ऑस्टियोपोरोसिस होना। ये सारे सिम्टम्स क्या हैं, ये इसके साइड इफेक्ट है। या फिर रिस्क जो है बढ़ जाता है, किसी भी टाइप के इन्फेक्शन में होने का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी ड्रग है फॉस्फोडाइस्टरेज 4 इनहिबिटर। अब देखिए नाम से क्या पता चल रहा है, फॉस्फोडाइस्टरेज 4 इनहिबिटर, यानी कि ये किसको इनहिबिट कर रही है, फॉस्फोडाइस्टरेज 4 को ये इनहिबिट कर रही है। अब देखिए फॉस्फोडाइस्टरेज 4 को इनहिबिट करने की वजह से होगा क्या, ये आपके ओवरऑल इन्फ्लामेशन को ये डिक्रीज़ करेंगे और रिलैक्स करेंगे आपकी एयरवे को। यानी एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी इन्फ्लामेशन को डिक्रीज़ कर रहे थे, और आपकी फॉस्फोडाइस्टरेज 4 इनहिबिटर भी इन्फ्लामेशन को डिक्रीज़ करेंगे। ठीक है,
अब देखिए फॉस्फोडाइस्ट्रेस 4 इनहिबिटर्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि डायरिया होना एंड वेट में लॉस होना। ये इनका कॉमन साइड इफ़ेक्ट है किसका, फॉस्फोडाइस्ट्रेस 4 का। देखिए दोनों तीनों सभी ड्रगों का अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो हमारा सिर्फ एक ही एम है कि ये जो इन्फ्लामेशन है इसको कम करना और उस छोटे जो नैरो एरिया हो गया है उसको बढ़ाना। आप यही है आपका क्या, आपका एम है। आपका एम क्या है, इस इन्फ्लामेशन को कम करना और इस जो एरिया है इसको बढ़ाना। यही आपका मेन मोटो है इस ट्रीटमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए क्योंकि आपका लंग्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, आपके लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, क्योंकि क्या हो रहा है आपका लंग्स में ऑक्सीजन जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, क्योंकि जिसकी वजह से आपके लंग्स की में ऑक्सीजन ना होने की वजह से आपके ब्लड में भी ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, तो आपके ब्लड में हमेशा ऑक्सीजन की कमी रहेगी। तो इस कंडीशन को दूर करने के लिए आप ऑक्सीजन थेरेपी भी यूज़ करते हो, क्योंकि मेन इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, ऑक्सीजन, O2 पे ही इसका मेन इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो हम ऑक्सीजन थेरेपी को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन क्या है, डायरेक्ट देंगे हम पेशेंट को, और जो कि बहुत ही डिवाइसेस होती हैं जिसकी हेल्प से हम ऑक्सीजन को डिलीवर करते हैं, तो इसको हम यूज़ करते हैं ऑक्सीजन थेरेपी को। अब देखिए ऑक्सीजन थेरेपीज होती है कुछ पेशेंट में ऐसा, मतलब ऑक्सीजन थेरेपी मतलब आप ये समझिए कि जो पेशेंट है उसको हमेशा ऑक्सीजन मास्क लगाए रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई कम हो रही थी वो अप्रोप्रिएट होगी, ठीक है। और उसके बाद देखिए जो आपका ऑक्सीजन लगाने का, यानी जो ऑक्सीजन थेरेपी आप, क्योंकि देखिए जो आपका ऑक्सीजन थेरेपी है ना, आपके लंग्स में प्रॉपर जब फंक्शनिंग नहीं हो रही तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम आपके ऑक्सीजन में ही तो आ रही है ना, क्योंकि आपका ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ब्लड में ऑक्सीजन कम जा रहा है। तो उस केस में हम ऑक्सीजन ही देंगे पेशेंट को हम ऑक्सीजन डायरेक्ट दे दें, ठीक। अब देखिए ऑक्सीजन जिस पेशेंट को हम दे रहे हैं, तो दो तरीके के पेशेंट होते हैं, या तो कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको क्या है हर वक्त ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो या वो स्लीपिंग कंडीशन में हो तो ही वो ऑक्सीजन लगाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द डिजीज़ कंडीशन हम उनको ऑक्सीजन किस तरीके का देना है वो हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सर्जरी। नेक्स्ट क्या है आपका सर्जरी। देखिए सर्जरी में हम क्या करते हैं, सर्जरी आप तो समझ ही रहे होंगे सर्जरी का मतलब क्या है, सर्जिकली क्या है, हम रिमूव ही सीधे करेंगे। तो क्या रिमूव करेंगे, तो जो आपकी बॉडी में जो आपकी एल्वुलर सैक है, जो हमने बताया कि जो जैसे कि छोटे छोटे अंगूर की गुच्छे शेप की कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसको हम बोलते हैं एल्वुलाई, और इसी के अंदर ही छोटे छोटे सैक्स पाए जाते हैं। अब होता क्या है, जब ये ना इनमें क्या होता है, जब आपका COPD की कंडीशन होती है तो ये आप लेयर देख रहे हो ना, ये लेयर क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, ये लेयर डिस्ट्रॉय हो जाती है। डिस्ट्रॉय होने की वजह से आप देखिए, मान लीजिए ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है और अब COPD का पेशेंट है तो उसमें क्या होगा, ये आउटर लेयर क्या है आपकी, जो ये आउटर लेयर है वो क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। डिसॉल्व होने की वजह से क्या होगा, अब क्या है, ये लेयर यहाँ से हट गई, ये लेयर यहाँ से हट गई, तो अब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया, ऐसे मतलब स्ट्रक्चर कैसा हो गया, कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब डिजेनरेटेड स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अब डिजेनरेटेड जो स्ट्रक्चर बन गया है तो हमारा क्या है, बुलेक्टोमी बोलते हैं उस सर्जरी को, जिसमें हम इन स्पेसेस को, एयर स्पेसेस को हटा देते हैं। क्या करेंगे, आपका जो भी इन्फेक्टेड पार्ट है, जो भी आपका डैमेज एरिया है, उसको आप बाई सर्जरी रिमूव कर दोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो लंग्स है उसमें प्रॉपर एयर की सप्लाई होने लगेगी। जो भी सही वाली एल्वुलर सैक होंगे वो अपना अच्छे से काम कर पाएंगे। क्योंकि देखिए इसकी वजह से एक चीज़ और हो रही है कि इसकी वजह से, क्योंकि अब क्या है, ये इनका खुद का एरिया है बढ़ जाएगा, और बढ़ने की वजह से क्या है, वो उनका भी स्पेस ले लेंगे। तो सर्जरी के द्वारा हम इनको हटा लेंगे तो वो भी अपना प्रॉपर स्पेस में रहेंगे और अपना फंक्शन प्रॉपरली कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लंग का ट्रांसप्लांट करना। अब देखिए अगर कोई भी चीज़ नहीं आपकी सूटेबल हो रही है, कोई भी चीज़ नहीं एप्लीकेबल हो रही है, तो इस केस में आप लंग ट्रांसप्लांट करेंगे। अब लंग ट्रांसप्लांट करने के लिए आपको क्या है, दूसरे का लंग्स लगाना होगा, ठीक है। ये सबसे लास्ट स्टेज है, मतलब में ही करेंगे हम ये इतना। क्या होता है, क्योंकि आपकी बॉडी जो होती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में प्रॉब्लम ये भी होती है कि आपकी बॉडी हो सकता है उस ऑर्गन को एक्सेप्ट ना करे, तो लंग ट्रांसप्लांट हमारा सबसे लास्ट का ऑप्शन होगा, ठीक है। अब देखिए हम नॉन फार्माकोलॉजिकली कैसे ट्रीट करते हैं COPD को। तो सबसे जो पहला एडवाइस है जो हम पेशेंट को देंगे वो है स्मोकिंग।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मोकिंग को, अगर पेशेंट स्मोकिंग करता है तो हम उसको अवॉइड करने के लिए बोलेंगे स्मोकिंग को, क्योंकि स्मोकिंग एक मेजर कॉज होता है COPD का, हम ये पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। और COPD के नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो पहला हमारा एडवाइस होता है पेशेंट को कि हम उसको स्मोकिंग स्टॉप करने के लिए बोलते हैं। सेकंड, वेट कंट्रोल करने के लिए बोलेंगे। थर्ड है कि हम रिहैबिलिटेशन बोल देंगे, पल्मोनरी का रिहैबिलिटेशन करने के लिए, या फिर एंजाइटी को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स, ये सारे ही चीज़ों से हम नॉन फार्माकोलॉजिकली COPD को ट्रीट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि हमने कैसे COPD को ट्रीट किया बाय द ड्रग एंड ऑल्सो बाय द नॉन फार्माकोलॉजिकली मेथड्स, ठीक है। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।